हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का शिव नारायण अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसा कि मैंने फंडामेंटल राइट का सीरीज स्टार्ट किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे जो है फंडामेंटल राइट में क्या है, आर्टिकल 32 में है। क्या है? आर्टिकल 32। इसे क्या कहा गया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 32 बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे? आइए देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हमारे संविधान निर्माण में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? आत्मा। आत्मा आप जानते हैं क्या है? शरीर का एक वो पार्ट है, वो हिस्सा है जिसके बिना शरीर क्या है, मृत हो जाएगा। तो यानी 32 क्या है, फंडामेंटल राइट का क्या है, आत्मा है। अगर 32 को निकाल दिया जाए, आर्टिकल 32 को निकाल दिया जाए फंडामेंटल राइट से, तो क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसीलिए बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके बिना फंडामेंटल राइट अर्थहीन, तर्कहीन और शक्तिहीन हो जाएगा। अर्थहीन कैसे? अगर ये रहेगा ही नहीं, लागू नहीं होगा, तो फंडामेंटल राइट का क्या इंपॉर्टेंस है। तर्कहीन, जो भी समाज में विकास करना है आपको, किसी भी व्यक्ति को, तो क्या है, उसको संवैधानिक अधिकार दिया गया, फंडामेंटल राइट दिया गया है, वो नहीं रहेगा। और शक्तिहीन, ये जब रहेगा ही नहीं तो इन सब चीज़ों को आप कैसे आधार पर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि देखिए सर मेरा जो है संविधान फंडामेंटल राइट को क्या है, हनन हो रहा है। तो ये फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 32 को आप कह सकते हैं कि अगर इसको हटा दिया जाए तो संविधान जो है क्या हो जाएगा, अर्थहीन, तर्कहीन और शक्तिहीन हो जाएगा। आर्टिकल 32 जो है केवल मूल अधिकार ही नहीं है, बल्कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन का माध्यम भी है। मतलब 32 आर्टिकल जो है वो अपने आप में एक क्या है, फंडामेंटल राइट है। और उसके साथ साथ आर्टिकल 32 के तहत ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट यदि आपको कोई छीन रहा है, राज्य छीन रहा है या कोई व्यक्ति छीन रहा है, तो आप जो है न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। किसके आधार पर? आर्टिकल 32 के आधार पर। तो इसीलिए क्या है कि यह अपने आप में एक मूल अधिकार है और इसके साथ साथ क्रियान्वय जो एप्लीकेशन जो है सभी फंडामेंटल राइट का, वो आर्टिकल 32 के तहत ही होता है। ठीक है? आइए देखते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाने पर उसकी रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार के रिट जारी करता है। आपके फंडामेंटल राइट का यदि कोई छीन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस फंडामेंटल राइट को जैसा उसने समझेगा तो क्या है, रिट जारी करेगा। बंदी, प्रत्याशीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश। 1 बाय 1 कर इसे हम डिटेल से देखेंगे थोड़ी समय बाद। यह संविधान की मूल विशेषता है। मूल विशेषता है अर्थात संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे नहीं है। क्या संविधान संशोधन के द्वारा इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। जितने भी मूल विशेषता हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आप सब जानते होंगे कि 1973 में केशवानंद भारती केस में जो है क्या आया, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मूल ढांचा जिसको आप कह सकते हैं, मूल ढांचा कॉन्स्टिट्यूशन का आया कि आप उसको नहीं बदल सकते हैं। मतलब ऐसे देखिए, कोई एक घर है, ठीक है, तो उस घर का एक बेस होगा। उसी प्रकार संविधान का बेस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल विशेषता या मूल ढांचा कहते हैं। उसको संविधान संशोधन के द्वारा नहीं बदला जा सकता है। तो आर्टिकल 32 क्या है, एक संविधान की मूल विशेषता है।
इसे संविधान संशोधन के द्वारा भी नहीं बदला जा सकता है। संविधान में क्या है, मूल ढांचा को छोड़कर सभी चीज़ बदला जा सकता है। और आर्टिकल 32 क्या हो गया, मूल ढांचा है, तो इसे नहीं बदला जा सकता संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये केशवानंद भारती केस में एक कॉन्सेप्ट आया। मूल ढांचा का जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी आर्टिकल में नहीं है। एक न्यायपालिका के द्वारा अपना एक भाव गढ़ा गया है, ठीक है, एक विचार गढ़ा गया है कि सरकारें के पास भी अंकुश लगाया गया है कि सरकार भी जो है ना संविधान को पूर्ण रूप से बदल नहीं सकती है। जैसे हमारे देश में लोकतंत्र ये मूल ढांचा है, पंथनिरपेक्ष मूल ढांचा है, गणतंत्र मूल ढांचा है। सरकार संविधान संशोधन के द्वारा जो है डिक्टेटरशिप तानाशाह नहीं ला सकती है, पंथ निरपेक्षता को हटा नहीं सकती है, लोकतंत्र को हटा नहीं सकती है। ये सब क्या है, मूल ढांचा है। ठीक है, तो उसी प्रकार आर्टिकल 32 क्या है, ये मूल ढांचा के अंतर्गत आता है, मूल विशेषता है। इसे संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के द्वारा, आर्टिकल 32 के द्वारा मतलब आपका कोई फंडामेंटल राइट को छीन रहा है या कम कर रहा है सरकार या कोई व्यक्ति, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और 226 के तहत क्या है, हाई कोर्ट आप जा सकते हैं डायरेक्ट। और किसी भी चीज़ में जैसे आपको अगर फंडामेंटल राइट का कोई छीन नहीं रहा है, कोई भी कानूनी प्रक्रिया है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन यदि कोई आपका फंडामेंटल राइट को छीन रहा है या कम कर रहा है, तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जाइएगा और जो है हाई कोर्ट क्या है 226 के तहत जा सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसमें रिट जारी करने की शक्ति क्या है ना कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति क्या है, संख्या ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, सिर्फ फंडामेंटल राइट पर ही रिट जारी कर सकता है। परंतु हाई कोर्ट क्या है, कानूनी अधिकार के मामले में भी रिट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, वो भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, कमी हो रहा है, ठीक है, या कोई छीन रहा है तो जारी कर सकता है। परंतु हाई कोर्ट क्या है, कानूनी अधिकार में भी रिट जारी कर सकता है। तो इसके पास रिट जारी करने की शक्ति क्या है, ज़्यादा हो गया। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के संबंध में रिट जारी करना अधिकार है, परंतु हाई कोर्ट का विवेक पर आधारित है। मतलब फंडामेंटल राइट यदि कोई छीन रहा है आपको, तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास यदि आर्टिकल 32 तहत आप जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का एक राइट है कि उस पर क्या है, उसका सुनवाई करे और उस मामले से संबंधित क्या है, रिट जारी करे। क्या है, देखिए रिट जारी करने का अधिकार है, रिट जारी करने का अधिकार है। परंतु हाई कोर्ट की क्या है, ये एक विवेक पर आधारित है, वो एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। आप ऐसे देखें, आप पढ़े होंगे कि फंडामेंटल राइट का जो संरक्षण किसे बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट को। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट अधिकार है कि फंडामेंटल राइट के आधार पर आपका संविधान के द्वारा आपको क्या है, अधिकार दिया गया है। लेकिन हाई कोर्ट भी सुनता है, पर इसके विवेक पर आधारित है। क्या है, इसके विवेक पर आधारित है, सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता है। तो इसीलिए आप पढ़े होंगे कि फंडामेंटल राइट का संरक्षण किसे बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को नहीं। ठीक है, पर रिट जारी करने की शक्ति क्या है, दोनों के पास है। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं रिट। जैसा कि मैंने बताया कि रिट 5 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट द्वारा और हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। तो 1 बाय 1 करके रिट में देखते हैं कि इसमें क्या है, और हर रिट में क्या है, अलग अलग प्रकार के उसमें है, कारण है कि ये रिट कब जारी किया जाएगा, ये रिट कब जारी किया जाएगा। तो ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस में क्या है, न्यायालय सशरीर प्रस्तुत करने का आदेश देता है। मतलब, और इसके आगे देखिए थोड़ा सा और, न्यायालय यह जांच करता है कि गिरफ्तारी का तरीका या कारण सही है या नहीं। एग्जाम्पल से समझिए, कोई व्यक्ति ये है
ठीक है, उसे पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया। तो अरेस्ट किया जाएगा तो क्या होगा, अगर हम लोग एक आर्टिकल 22 में पढ़े थे, ख़ास तौर पर अगर देखें तो वो वहाँ पे ज़्यादा समझ पाएंगे। आर्टिकल 22 क्या मैंने बताया था, निवारक नज़रबंदी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में उस वीडियो पड़ा हुआ, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए इसे और निवारक नज़रबंदी से इसे रिलेट करते हैं। इसमें क्या था दोस्तों कि सरकार क्या करती है, निवारक नज़रबंदी में किसी को भी अरेस्ट कर लेती है मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए। तो 3 मंथ्स के लिए अरेस्ट करेगा। तो अरेस्ट कर लिया तो क्या होगा कि उसका कोई शुभ चिंतक या उसका वकील क्या करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करेगा, और याचिका दायर करेगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा, और सरकार से और पुलिस से कहा जाएगा कि आप उस व्यक्ति को क्या है न्यायालय में प्रस्तुत करें, सशरीर, मतलब सशरीर उसे क्या करें, आप न्यायालय में उसको प्रस्तुत करें। और न्यायपालिका जो है देखेगी कि क्या गिरफ्तारी का तरीका, जिस प्रकार से आप गिरफ्तार किए उस व्यक्ति को, और कारण, क्या कारण सही है या नहीं है, दोनों जांच किया जाएगा। तरीका और कारण भी क्या सही है या नहीं। जैसे मान लेते हैं कि तरीका सही है, गिरफ्तार तो आप कर लिए, पर कारण उसका सही नहीं है कि नहीं, जो आप जिस आधार पर उसे आप अरेस्ट किए हैं वो कानून के अनुसार सही नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, न्यायपालिका के द्वारा उसे क्या किया जाएगा, बेल दे दिया जाएगा। ठीक है। और ऐसे भी कोई व्यक्ति को क्या है कि सरकार या पुलिस क्या करती है, अरेस्ट कर लेती है, तो आप यदि जाएंगे कि नहीं सर देखिए मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, कम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो सरकार आपको क्या करेगी, न्यायपालिका बंदी हैबियस कॉर्पस रिट जारी करेगा, और उसके थ्रू आपको न्यायपालिका में आप प्रस्तुत होंगे, और क्या है न्यायपालिका देखेगी क्या ये सही है तरीका या नहीं है। ठीक है। तो इसमें देखा जाता है कि सरकार का गिरफ्तारी का तरीका और कारण दोनों न्यायपालिका जांच करती है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। आइए सेकंड देखते हैं, परमादेश, मैंडेमस, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह क्या होता है, न्यायपालिका इस रीट के द्वारा, इसका अर्थ होता है परमादेश। आप ऑब्जेक्टिव में भी कहीं पढ़ें कि लिखा हुआ कि हम आदेश देते हैं, ये किस रीट से संबंधित है, तो आप मारिएगा परमादेश। बहुत जगह ऑब्जेक्टिव आप जब लगाएंगे तो आपको मिलेगा कि हम आदेश देते हैं, ये किस रीट से है, तो परमादेश से इसका अर्थ होता है। आगे देखते हैं, यह सिर्फ सार्वजनिक अधिकारी के लिए, सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट नहीं, अधिकारी के लिए है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो आप काम कर रहे हैं या आप काम से क्या है कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, तो न्यायपालिका पूछेगी कि जो आप काम नहीं कर रहे हैं कारण बताइए, उसका क्यों नहीं आप काम कर रहे हैं। ठीक है, उसका कारण बताना पड़ेगा। तो ये क्या करता है कि सार्वजनिक अधिकारी, जो भी अधिकारी है उसके खिलाफ कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक अधिकारी के लिए, मतलब सरकारी अधिकारियों के लिए। यह निजी व्यक्ति, गैर संवैधानिक, राष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए नहीं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब पद पर रहते हैं तो आर्टिकल 361 के तहत उनको कुछ विशेष सुविधा दिया गया है। तो वो भी एक क्या है, सार्वजनिक पद पर ही तो हैं, पर वो प्रस्तुत, उनको आदेश नहीं दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, ये उनको क्या है, छूट दिया गया है संविधान के द्वारा। ठीक है। लेकिन निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, गैर संवैधानिक नहीं। जैसे आप कोई सार्वजनिक पद पर बैठे हैं तो क्या है, संवैधानिक पद है। अगर आप कोई जैसे आईएएस बन गए, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए,
या कोई भी सरकारी जॉब है तो वो सार्वजनिक पद है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायपालिका जारी कर सकता है, पर किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। जैसे अगर आप मान लेते हैं कि रिलायंस कंपनी है, उसमें कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ न्यायपालिका के द्वारा मैंडेमस जारी नहीं किया जा सकता है। पर कोई IAS IPS काम नहीं कर रहा है तो न्यायपालिका के द्वारा उसका कारण पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि निजी व्यक्ति और सार्वजनिक व्यक्ति में आप समझ गए होंगे। और गैर संवैधानिक, ये क्या है? सार्वजनिक पद संवैधानिक है और निजी जो भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो क्या है? गैर संवैधानिक पद है। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या है? आर्टिकल 361 से एक विशेष सुविधा दिया गया है। ठीक है, ये भी तो है सार्वजनिक पद ही है, अधिकारी ही है एक, पर इनको कुछ विशेष सुविधा दिया गया है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। और ये हमेशा पूछा जाता है, हम आदेश देते हैं तो परमादेश, मैंडेमस, ये ऑब्जेक्टिव में एक आता है। अधिकार परीक्षा, को वारंटो, कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया हो जिस पर उसका अधिकार न हो। कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया हो जिस पर उसका अधिकार न हो। जैसे कोई पद ए है, अधिकार आपका राइट है, और आपका राइट कहता है कि कोई व्यक्ति बी है, ये कोई व्यक्ति है, ऐसे समझिए, ये कोई व्यक्ति है और यहाँ कोई पद है, ये कोई पोस्ट है। ठीक है, और व्यक्ति जो है बी जो है ये पद के काबिल नहीं है, मतलब वो गलत तरीके से क्या है, पद को ग्रहण किया, धारण किया है, तो किसी का राइट का क्या हो रहा है? आप आर्टिकल 16 में मैंने पढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाया था? सार्वजनिक पद के लिए। तो सार्वजनिक पद में क्या हो गया कि ये व्यक्ति बी के काबिल नहीं है, बी व्यक्ति जो है पद ए के काबिल नहीं है, कोई व्यक्ति सी उस पद के काबिल है, और बी व्यक्ति कोई पद ये जो है गलत तरीके से क्या है, इसको इस पोस्ट पर बैठ गया है। तो न्यायपालिका के द्वारा अधिकार परीक्षा, उसका अधिकार है, किसका अधिकार है? सी का अधिकार, बी का नहीं है, तो उस पद के लिए क्या है, को वारंटो जारी किया जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन, इसका अर्थ होता है रोकना। न्यायपालिका क्या है, रिट जारी कर कर रोक देती है। अब किसे रोकेगी न्यायपालिका रिट जारी कर कर? यह सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध है। मतलब हुआ कि न्यायपालिका जो है कोई काम की निचली अदालत और वो उसके क्षेत्र का नहीं है, तो क्या किया जाएगा कि कोर्ट के द्वारा प्रोहिबिटेशन, प्रतिषेध नकारा जाएगा। प्रतिषेध का मतलब नकारना या रोकना, तो उसके द्वारा रिट जारी करके क्या किया जाएगा, रोका जाएगा कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकते। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी कार्यों एवं निजी व्यक्ति या निकायों के विरुद्ध नहीं है। सिर्फ क्या है, प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन क्या है, न्यायपालिका के विरुद्ध, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के जो भी होते हैं उनके विरुद्ध जारी करता है। ठीक है, ना कि कोई व्यक्ति के खिलाफ, ना कि कोई विधायी निकाय है जो भी है, प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ नहीं जारी कर सकता है प्रोहिबिटेशन। सिर्फ और सिर्फ देखिए, प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ क्या हुआ, परमादेश, और न्यायपालिका को रोकना क्या हो गया, प्रोहिबिटेशन, प्रतिषेध। ठीक है, आइए दोस्तों, रिट पिटीशन में जो लास्ट है वो क्या है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या क्या कहा गया है, लोअर कोर्ट के द्वारा लिए गए डिसीजन को रोककर अपने पास केस को ट्रांसफ़र करना। मान लेते हैं कि लोअर कोर्ट क्या हुआ, हाई कोर्ट का क्या हो गया, इसका लोअर कोर्ट क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट किसका हो गया, सुप्रीम कोर्ट का। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी फैसला को सुना देता है और हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं
ये सही नहीं है, मतलब ये अपने क्षेत्र के बाहर सुना दिया, ये गलत सुना दिया। अगर हाई कोर्ट को किसी भी प्रकार से उसमें असंवैधानिक लगता है, मतलब कानून के अनुसार, कानून सम्मत मतलब कानून के अनुसार सही नहीं लगता है, तो हाई कोर्ट उस केस को अपने पास ट्रांसफ़र कर सकता है और उस डिसीजन को रोक सकता है। ये क्या है? उत्प्रेषण के द्वारा अपने पास केस को ट्रांसफ़र कर, डिसीजन को रोककर और अपने पास केस को क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा। अगर हाई कोर्ट किसी फैसला को सुना देता है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये हाई कोर्ट जो सुनाया है वो अपने न्याय क्षेत्र से बाहर सुनाया है इस फैसला को, या सही नहीं है, संविधान के अनुसार सही नहीं है, कानून के अनुसार सही नहीं लग रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, किसी ने अपराध किया और उसे 1 साल की सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन उसे सज़ा हो गई 2 साल की, और हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट ने सुना दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट को लगा कि नहीं ये गलत है, तो क्या है? उसे रोक कर केस को अपने पास ट्रांसफ़र कर लेगा। हाई कोर्ट ने इस प्रकार के यदि फैसला सुनाया तो उस केस को रोककर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट अपने पास उस फैसला को क्या करेगा? अपने पास सुरक्षित रखेगा। उस केस को क्या है? अपने पास सुरक्षित रखेगा, ना ही उसको लागू होगा। मतलब वो डिसीजन उसके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुना दिया तो वो डिसीजन रोक देगा, मतलब वो लागू नहीं होगा और केस ट्रांसफ़र हो जाएगा हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट सुना दिया तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और आप लोग सब जानते हैं, इतना पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इतना छोटा है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद तो हमारे देश में कोई भी नहीं है। आप इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं पर क्या है, अपने सुप्रीम कोर्ट ही अपने देश में सबसे सुप्रीम है, वही आपको लास्ट फैसला सुना देगा, ठीक है। तो ये हो गया उत्प्रेषण में कि आपको क्या किया जाए कि कोर्ट के द्वारा, मतलब कि अपर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट के जो फैसला होता है उसे रोक कर, उसके डिसीजन को रोक कर उस केस को अपने पास ट्रांसफ़र कर लेता है, ठीक है। प्रशासनिक इकाई के खिलाफ नहीं। शुरू में क्या था कि ये जो उत्प्रेषण है वो जितने भी प्रशासनिक अधिकार एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं उनके खिलाफ नहीं था, पर 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है। मतलब कि अगर कोई प्रशासनिक व्यक्ति भी अगर हनन करता है किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को, तो क्या है, उसे उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है। मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति है, क्या किया, किसी को कोई सुना दिया कोई केस या किसी को कुछ कर दिया, तो 1991 तक क्या था कि प्रशासनिक इकाई के खिलाफ नहीं था, मतलब पुलिस के खिलाफ नहीं होगा, प्रशासनिक में क्या आएगा, पुलिस, उसके खिलाफ नहीं था। पर 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपने फैसले को क्या करता है, अपना विस्तार करते जाता है। जैसे आर्टिकल 21 का एग्जाम्पल लें तो आप पढ़ेंगे निजता का अधिकार क्या है, वो टाइम के अनुसार आर्टिकल 21 में इंक्लूड हो गया, शामिल हो गया। पर आप यदि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो उसमें निजता का अधिकार, प्राइवेसी का जो आपका फंडामेंटल राइट है वो नहीं था। आज समय के अनुसार बदलते गया तो उसमें निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार भी आ गया। आप देखें कि आज क्या है, शहर में या कहीं भी रात 10 बजे के बाद क्या है, लाउड स्पीकर नहीं बज सकता है, कोई भी माइक नहीं बजा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें नींद का अधिकार, 10 बजे के बाद लोग सो जाते हैं, और सोना क्या है, व्यक्ति का जीवन का अधिकार है। और आर्टिकल 21 में क्या क्या कहा गया, जीवन के अधिकार, और जीवन के अधिकार में क्या है, सोना मस्ट है उसमें। तो आप 10 बजे के बाद क्या है कि कोई भी आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं। तो समय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करते, जुडिशरी जितने भी हैं वो अपने राइट्स को या फिर किसी भी चीज़ को अपना डिफाइन करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम के अकॉर्डिंग ही तो कहेंगे आप, क्योंकि निजता का अधिकार ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन टाइम के अनुसार क्या है, वो मस्ट है। तो उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट क्या है, 1991 में, उससे पहले तो नहीं था, ये प्रशासनिक इकाई के खिलाफ नहीं था, पर 1991 में कहा कि यदि व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो प्रशासनिक इकाई के खिलाफ भी क्या है, उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जारी किया जा सकता है, विधायिका के खिलाफ नहीं, और प्राइवेट बॉडी के खिलाफ नहीं, लेजिस्लेटिव के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव जो भी कानून बनाता है उसके द्वारा वो जांच होता है संवैधानिक है या नहीं, संवैधानिक है या असंवैधानिक है।
पर उस व्यक्ति लेजिस्लेटिव किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी लेजिस्लेटिव के खिलाफ या प्राइवेट बॉडी के खिलाफ क्या है, ये उत्प्रेषण जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका रीट ये समाप्त हो गया। 5 प्रकार के जितने भी रीट थे मैंने डिटेल से उसे पढ़ा दिया। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 33, क्योंकि क्या था, फंडामेंटल राइट 12 से लेकर 35 तक है, तो 32 तो हम लोग पढ़ लिए। अब देखते हैं 33, 34 और 35। 33 में क्या क्या गया, संसद कानून बनाकर सैन्य बलों, लोक व्यवस्था स्थापित करने वाले लोगों और जितने भी जासूस होते हैं, असूचना तथा दूर संचार से जुड़े लोगों के मौलिक अधिकारों में कमी कर सकता है। फंडामेंटल राइट तो कहीं भी क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 17 एक एब्सोल्यूट है, आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट नहीं है, आर्टिकल 21 एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, तो कहा गया आर्टिकल 33 के कहा गया कि संसद कानून बनाएगी और उसके द्वारा सैन्य बलों, जितने भी फोर्स होते हैं, लोक व्यवस्था स्थापित करने वाले लोग होते हैं और जितने भी जासूस होते हैं या दूर संचार से जुड़े लोग होते हैं, उनके फंडामेंटल राइट को कम क्या किया जाएगा, कम किया जा सकता है कानून बनाकर। अब देखें कि जैसे आप इसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जासूस होते हैं, जासूस के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई जासूस ए है, एग्जांपल लेते हैं, कोई जासूस ए है, उसका नाम ले लेते हैं, चाहे ऐसे देखिए कोई व्यक्ति ए है, सॉरी कोई व्यक्ति है, उसका नाम प्रदीप है, मैं अपना नाम ले लेता हूँ, प्रदीप कुमार। ठीक है दोस्तों, उस व्यक्ति के पास क्या है, कोई सूचना है। जासूस के पास क्या होता है, किसी देश के बारे में तो सूचना होता है, विदेशों के बारे में या अपने देश के अंदर कुछ भी खुफिया एजेंसी के पास क्या होता है, सूचना होता है। और वो बोलेगा कि नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी, आर्टिकल 19 कहता है बोलने की आज़ादी में क्या है कि वो पब्लिक में आकर बोल देगा, तो क्या है कि ये बोल नहीं सकता है। कानून के द्वारा, संसद के द्वारा आप पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ क्या है, कुछ कमी किया गया है आपके अधिकारों को। उस व्यक्ति ही तो जुड़ा होगा, जैसे प्रदीप कुमार, जैसे मेरा नाम है, तो मैं तो एक व्यक्ति हूँ और मैं यहाँ पे क्या हुआ, अगर जासूस में काम करता हूँ और मैं कहूँ कि मेरे पास ये सूचना है पाकिस्तान के बारे में या चाइना के या किसी भी कंट्री के बारे में, मैं सार्वजनिक करना चाहता हूँ, तो क्या है, संसद के द्वारा कानून बनाया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 19 है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, आपके पास बोलने का अधिकार है, पर भी क्या है, कुछ लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शन है। प्रशासनिक व्यक्ति होते हैं, उनके भी अधिकारों को क्या किया जाता है, कानून के द्वारा किया, संसद कानून बनाकर क्या कर देती है, उनके अधिकारों को कम किया जा सकता है और कम करती भी है। आप देख सकते हैं कि कोई भी जासूस सार्वजनिक रूप से किसी भी गुप्त सूचना को क्या है, प्रकाशित नहीं कर सकता है, लिख कर या बोल कर नहीं कर सकता है, ये संविधान के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, देश की यूनिटी इंटीग्रिटी के भी खिलाफ हो सकता है, कोई सूचना सार्वजनिक कर दे तो क्या संसद कानून बनाकर आर्टिकल 33 के तहत क्या है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। ठीक है, आइए आर्टिकल 34 क्या कहता है, देश में सैन्य कानून मार्शल लॉ लागू होने पर लोगों के मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त दोनों किया जा सकता है, कम या समाप्त किया जा सकता है, लेकिन संसद कानून बनाकर। आर्टिकल 34 क्या करते हैं, मार्शल लॉ में क्या होता है, आप पढ़ेंगे डेमोक्रेसी, डिक्टेटर, मोनार्की, उसमें एक आता है मार्शल लॉ। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, कोई तानाशाह एक राज करता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग उसको एक अपना शासक को चुनते हैं। मोनार्की में क्या होता है, राजा अपने वंशवाद आ रहा है। और मार्शल लॉ में क्या होता है कि सेना शासन करती है, मतलब लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति नहीं बल्कि सेना शासन करती है। और सेना जब भी शासन करेगी, प्रशासन के द्वारा जब भी शासन होगा, तो वहाँ पर क्या मौलिक अधिकारों को कम कर दिया जा सकता है या क्या है कि समाप्त किया जा सकता है, पर संसद द्वारा कानून बनाकर। ठीक है, संसद द्वारा कानून बनाकर मेरे ये क्या आर्टिकल 34 में। ठीक है, तो क्यों किया जा सकता है, मौलिक अधिकार क्या है ना, अगर मान लेते हैं कि देश के यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए खतरा है और उस समय मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो पहले किसी व्यक्ति के अधिकारों से ज़्यादा जरूरी है एक देश को सुरक्षित रखना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बनाए रखना। इसीलिए कुछ समय के लिए मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता भी है।
ठीक है। आइए दोस्तों, हम लोग आज अब देखेंगे फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 35, ये लास्ट है, और कुछ उससे रिलेटेड भी देख लेंगे, है कि नहीं। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 35 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 35 में कहा गया है कि आर्टिकल 16 का 3, 32 का 3, 33, 34 के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। आप देखेंगे बहुत सारे चीज़ों में आगे पढ़ाया जाएगा आपको कि केंद्र सूची होता है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची के विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है उस पर सिर्फ और सिर्फ दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी। ठीक है। तो केंद्र सरकार के विषय पर क्या है, राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। राज्य के विषय पर जो राज्य सरकार के पास विषय है उस पर केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है। उसके कुछ लिमिटेशन है और कुछ टाइम दिया हुआ है कि कब ये बना सकते हैं, और समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं। तो आज मार्शल लॉ है, देश में सैन्य जो है कानून लाना, सैन्य क्या है, शासन लाना है, तो ये संसद का विषय है। आर्टिकल 33 में आपको क्या कहा गया है कि कुछ लोगों के पास क्या है, कुछ अधिकार को कम करने की शक्ति किसके पास होगा, संसद के पास होगा। यहाँ पे आरक्षण का मुद्दा है, तो आरक्षण पूरे देश में लागू हो तो ये संसद बनाएगा, क्योंकि राज्य कोई भी राज्य जैसे मान लेते हैं कि वे बिहार है, ठीक है, और ये यूपी है, तो यूपी सरकार के द्वारा बनाया गया कानून क्या है, बिहार पर लागू नहीं होगा, बिहार के लोगों पर लागू नहीं होगा, और बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया कानून जो है यूपी के लोगों पर लागू नहीं होगा। तो क्यों ना एक ऐसा कानून बनाया जो पूरे देश में लागू हो। तो आरक्षण का मुद्दा उसी प्रकार है, 16 का 3 मार्शल लॉ है, या फिर किसी भी व्यक्ति को क्या है, अधिकार को कम किया जा सकता है कानून के द्वारा। और ये तर्क संगत भी क्या है, आर्टिकल 33 में तर्क संगत भी तो ही कम किया जा रहा है। कोई जासूस बोलेगा कि आर्टिकल 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी स्वतंत्रता दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसमें बोलेगा कि नहीं, मेरे पास जो भी सूचना है मुझे क्या कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, पर ऐसा वो नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 33 पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास हो गया, संसद के पास हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अनेक मामलों में फंडामेंटल राइट का दायरा बढ़ा दिया गया है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14। देखिए, राइट टू गो अब्रॉड ये किसके अंतर्गत बढ़ा दिया गया है, 21 के अधिकार। आर्टिकल 21 जो आप देखेंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, जीवन का अधिकार। लेकिन जीवन के अधिकार में क्या है कि समय के अनुसार इसमें कुछ बदलाव किया गया, कुछ जोड़ा गया भी है, और बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा भी गया है। राइट टू अब्रॉड जो है आपके पास ये आर्टिकल 21 के तहत आ गया है। जीवन का अधिकार में आपको लगता है कि गरिमापूर्ण जीवन जीना, मेरे लिए, मैं अगर अमेरिका में जाता हूँ घूमने, ये मेरे गरिमा की बात है, तो आप जा सकते हैं। आर्टिकल 21 में आपको परीक्षा में कभी पूछा जाए कि विदेश जाने का जो है अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो आप लगा सकते हैं आर्टिकल 21। फिर देखें, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो निजता का अधिकार तो उस समय कॉन्सेप्ट भी नहीं था, लेकिन आज के डेट में निजता एक बहुत बड़ा मामला है। आप हमेशा सुनते होंगे आधार कार्ड के मामले में, करेंट अफेयर से यदि आप जुड़े होंगे, तो निजता का अधिकार तो कहता है क्या, आर्टिकल 21 के खिलाफ है, क्योंकि निजता का अधिकार आपके पास जो भी सूचना है आप खुद रख सकते हैं, सरकार वो क्या है, नहीं ले सकती है, तो निजता का अधिकार है। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, मतलब जुडिशरी के द्वारा क्या किया गया है, फंडामेंटल राइट को एक पूरा विस्तार रूप समय के अनुसार बहुत ही विस्तार कर दिया गया है। अब आप देखें कि 10 बजे के बाद शहर में कोई भी व्यक्ति क्या है, लाउड स्पीकर नहीं बजा सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 के खिलाफ है। कैसे? जीवन के अधिकार में सोना एक मस्ट है। क्या है? सोना एक मस्ट है। नींद का आपके पास अधिकार है, सोने का अधिकार है, तो आर्टिकल 21 के खिलाफ है। तो आप देखते होंगे कि शहर में क्या है, माइक को बंद कर दिया गया है 10 बजे के बाद। राइट टू स्पीडी जो ट्रायल चलाया गया है, फास्ट ट्रैक, क्योंकि कानून में लेट होना भी एक प्रकार का क्या है, जुर्म है। सपोज मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 2022 में पकड़ाया, गिरफ्तार किया गया है, और उस व्यक्ति का सुनवाई 2024 में हो रहा है, तो 2 साल तो ऐसे रह गया। और हो सकता है कि वो 2 साल और 24 के बाद उसे
कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाया गया 2 साल, तो व्यक्ति कितना साल जेल में हो गया? 2 साल और या 2 साल 4 साल, मतलब 24 के बाद सुनाया गया कि 2026 तक आपको जेल में रहना है, तो ये व्यक्ति कितना साल जेल में रहा? 4 साल। पर कानून के अनुसार जिसने जो वो जुर्म किया है उसके अनुसार वो 2 साल का ही सज़ा है, तो क्या हो गया? ये भी तो गलत है, क्योंकि 2 साल की सज़ा वो 4 साल काट रहा है। तो स्पीडी ये जो यहाँ चलाया गया ट्रायल, फास्ट ट्रैक, उसके द्वारा त्वरित कार्रवाई किया जाता है और देखा जाता है कि जल्द से जल्द क्या है, किसी व्यक्ति को सुनवाई किया जाए। अब आगे देखते हैं। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है, देरी से मिले मृत्युदंड के खिलाफ अधिकार है। ये भी एक प्रकार का क्या है? मृत्युदंड ही है, मृत्युदंड है। राइट टू अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, सार्वजनिक रूप से आप क्या किसी भी व्यक्ति को आप फांसी नहीं लगा सकते हैं। आज देखते हैं कि कोई फांसी लगाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है फांसी, तो सार्वजनिक नहीं लगाया जा सकता है। पहले क्या होता था कि हमारे देश में अंग्रेज क्या करते थे कि सार्वजनिक रूप से भय पैदा करने के लिए क्या किया जाता था कि हैंगिंग, पब्लिक हैंगिंग, सार्वजनिक रूप से किसी भी व्यक्ति को पेड़ में बांधकर लटका दिया जाता था। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है स्वतंत्रता के लिए, मतलब देश के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ न उठाए। पर आज ऐसा नहीं है। वो क्या है कि पब्लिक हैंगिंग क्या है, एक प्रकार का आर्टिकल 21 के खिलाफ है। सार्वजनिक, आप टीवी पर भी देखते होंगे या न्यूज़ में पढ़ते होंगे या सुनते होंगे या देखते होंगे, तो क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो लाइव प्रसारण नहीं किया जा सकता है या फ़ोटो भी वहाँ से नहीं आपको प्राप्त हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास राइट है, उस व्यक्ति के पास पब्लिक हैंगिंग, और सार्वजनिक भी नहीं किया जा सकता है उससे क्या फांसी नहीं दिया जा सकता है। आर्टिकल 30, चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार था, वो अब समाप्त कर दिया गया है। और पार्ट 12 आर्टिकल 300A एक लीगल राइट दिया गया है, फंडामेंटल राइट नहीं। ये आपको मालूम होगा कि 44th अमेंडमेंट क्या है? देखिए 44th अमेंडमेंट जो है 1978 मोरारजी देसाई की सरकार में क्या है, इसको समाप्त कर दिया गया है। अब आपके पास लीगल राइट है, ठीक है। लीगल राइट मतलब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, एक प्रोसेस है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और फंडामेंटल राइट में क्या है, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं लास्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो फंडामेंटल राइट में क्या है, संशोधनीय है या नहीं, मतलब इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं, ये विवाद बहुत दिन तक चला। जैसे आप शंकरी प्रसाद केस समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं सज्जन सिंह केस समझ सकते हैं, गोलकनाथ केस समझ सकते हैं। तो इन सभी केसों में क्या हुआ, इन सभी केसों में ये सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन किया, उसका व्याख्या क्या संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो मैं सोचा कि एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो, जितने भी संशोधन हुए हैं 1950 से लेकर अब तक, तो उस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जो फंडामेंटल राइट से जो रिलेटेड था उसको ज़्यादा हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं, केशवानंद भारती केस आप लोगों ने पढ़ा होगा या इसके बारे में जाना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध केस था। केशवानंद भारती एक क्या थे, एक संत थे केरल के। तो 1973 में केस सुप्रीम कोर्ट में गया और उनको जो है रिलीजियस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्या है कुछ मामला था। तो उस केशवानंद भारती ने संविधान के प्रत्येक उस क्षेत्र को क्या है परखा या जाना इस संशोधन के द्वारा, इस केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने। और उसी केस में जो है एक मूल ढांचे का सिद्धांत आता है। मूल ढांचे का सिद्धांत जो है हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा नहीं गया है, डायरेक्ट नहीं लिखा गया। ये एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है अपना एक कॉन्सेप्ट लाया गया, एक आप सिद्धांत कह सकते हैं। उसमें क्या हुआ,
उसमें जैसे आप देखें कि एक घर है, तो घर का क्या है, बेस होगा ना, मूल ढांचा क्या हुआ, उस घर के आप बेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। उस घर के ऊपर का कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो, आप उसे तोड़ सकते हैं या नए तरीके से बना सकते हैं, पर ये जो बेस है इसे आप कभी नहीं चेंज कर सकते हैं। मूल ढांचे का ये तो हो गया। अब मूल ढांचे का मतलब हुआ जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया डेमोक्रेटिक होगा मेरा देश क्या होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, सेकुलर होगा। तो ये सब चीज़ क्या है, मूल ढांचा है। इन सब चीज़ों को, जैसे डेमोक्रेसी को हटाकर, लोकतंत्र को हटाकर राजतंत्र नहीं किया जा सकता है, तानाशाह नहीं किया जा सकता है, तो ये मूल ढांचा हो गया। उसी प्रकार फंडामेंटल राइट में कुछ चीज़ है, जैसे आर्टिकल 32 मैंने आप लोगों को बताया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये क्या है, ये मूल ढांचा के अंतर्गत आता है। सरकार संशोधन के द्वारा भी फंडामेंटल राइट इसमें 32 को समाप्त नहीं कर सकती है। फंडामेंटल राइट संशोधनीय है, फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है, पर मूल ढांचा जो कॉन्सेप्ट आया, जो मूल ढांचे के अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट आते हैं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब वर्तमान की स्थिति देखते हैं कि क्या है, वर्तमान की स्थिति फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्या है, आइए देखते हैं। संसद एफआर में चेंज कर सकती है, मतलब फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है। मैंने आपको बताया ना फंडामेंटल राइट संशोधनीय है या नहीं, संशोधनीय भी है और कुछ मामले असंशोधनीय है, मतलब उसको संशोधन नहीं किया जा सकता है। जैसे पंथ निरपेक्ष तो खैर फंडामेंटल राइट, ये मूल कॉन्सेप्ट में आएगा, मूल कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं, मतलब मूल ढांचे के अंतर्गत बता रहे हैं। कुछ चीज़ें जैसे फंडामेंटल राइट में आप देखें कि आर्टिकल 19 जो है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको सरकार समाप्त नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ परिस्थिति के अनुसार, जैसे इमरजेंसी लग जाता है तो कुछ समय के लिए क्या है, समाप्त किया भी जा सकता है, कुछ कमी भी किया जा सकता है, तो इसमें चेंज भी किया कर सकता है। लेकिन कौन, राज्य सरकार का मामला नहीं है। फंडामेंटल राइट जो रिलेटेड क्या है, केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र सरकार ही इसमें संशोधन कर सकती है, कम कर सकती है या कुछ चीज़ को हटा सकती है। आप देखें कि 1978 में 44th अमेंडमेंट जो था 1978, इसमें क्या किया गया, फंडामेंटल राइट 31, मैंने आप लोगों को पढ़ाया, 31 क्या है, संपत्ति के अधिकार, और संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, संसद के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और संसद के द्वारा एफआर में चेंज कर सकता है, कुछ बढ़ा भी सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं फिर आगे क्या है। एफआर में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से होगा। क्या संशोधन जो है ना 3 प्रकार से होता है, एक साधारण बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत, और आधे राज्यों का उसमें सहमति जरूरी है, ठीक है। तो एफआर में जो भी संशोधन करना होगा वो विशेष बहुमत से हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि एफआर में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो संशोधन नहीं किया जा सकता है। मैंने आप लोगों को बताया कि मूल ढांचे को क्या है, केशवानंद भारती केस में कॉन्सेप्ट आया, उसमें सरकार भी संशोधन नहीं कर सकती है और उसे समाप्त नहीं कर सकती है। तो उसी प्रकार कहा गया कि यदि फंडामेंटल राइट में कोई मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया आर्टिकल 32 क्या एक मूल ढांचा के अंतर्गत है, आपके पास दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। क्या 32 क्या है, 32 क्या है, ये आता है आपका मूल ढांचे के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत है, तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, इसमें कमी नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। तो ये फंडामेंटल राइट का जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया था वो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आगे जो है आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे। अब तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।